हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी की गतियाँ आज हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन्हें हम देखेंगे। इसके पहले आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके क्लास आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। करंट अफेयर भी आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी है। दोनों की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी नोट्स की और करंट अफेयर की दोनों की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एनसीईआरटी की पूरी सार आपको पढ़नी है, तो ये आपका उसी के लिए जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी से अपना तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी आपका महत्वपूर्ण है। और ये एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास का पूरा सार है। ठीक है ना। तो ये आपको जब पढ़ेंगे आप तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस क्लास की। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास की। पहला पॉइंट है आपका पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की गतियों में बात करें तो पृथ्वी का जो अक्ष है ना, ये अपने तल पर झुका हुआ है। ठीक है ना। अपने कक्षा तल पर ये बने लंब से झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66 सही 10/2 का कोण बनाता है। ठीक है। इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका पृथ्वी है। ये जो सिरा है ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है ना। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। और ये जो सिरा है ये क्या है? तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है ना। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है तथा अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। ठीक है ना। अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमती रहती है। और ये आपका सूर्य है, तो ये सूर्य का भी ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है ना। अपने अक्ष पर घूमते घूमते ऐसे ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके। इस प्रकार पृथ्वी की 2 गतियाँ पाई जाती हैं। तो पृथ्वी 2 गति करती है। ठीक है ना। पृथ्वी 2 गति करती है, घूर्णन और परिक्रमा। ठीक है। घूर्णन और परिक्रमा अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है आपका। घूर्णन क्या होता है इसे देखेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। ठीक है ना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है तो ये क्या कहलाता है? रोटेशन या घूर्णन। ये अपने अक्ष पर घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो पृथ्वी जब ये अपने अक्ष पर जब घूमती है तभी तो आपका 24 घंटा का समय होता है, और यही आपका दिन और रात का कारण होता है। ठीक है ना। जो आपका दिन और रात हो रहा है ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण हो रहा है। ठीक है ना। और जो सूर्य की परिक्रमा होती है तो ये आपका वार्षिक वाला होता है। ठीक है। 365 दिन का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है ना। डे ऑन द अर्थ कहा जाता है। घूर्णन का जो समय होता है, जो काल होता है, उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है, या पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है ना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उसके सभी भागों में क्रम से दिन और रात होते हैं। ये बात अभी मैंने बता दिया। पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य एक तारा है और सूर्य से ही पृथ्वी को प्रकाश और जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। अतः अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है तथा आधा भाग अंधेरे में। तो आप सुने होंगे कहीं जब यहाँ पे दिन होता है तो फॉरेन में आपका रात होता है। ठीक है ना। ये आपका इसी वजह से होता है क्योंकि उसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में आता है और आधा भाग अंधेरे में आता है। पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग पर दिन तथा अंधेरे वाले भाग पर रात होता है। ओके। अगला आपका पॉइंट है ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो ये ग्लोब है और ग्लोब पर ही जो व्रत दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये जो आपका है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका ये जो है घड़ी के उल्टा घूमता है। ठीक है। घड़ी की जो सुई होती है ना, घड़ी के सुई के उल्टा घूमता है। ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है पृथ्वी।
और मैंने बताया था, जब मैंने ग्रह पढ़ाया था तो ग्रह में आपको मैंने बताया था कि उसमें दो जो हैं आपका शुक्र और जो अरुण हैं, ये क्या करते हैं, वो आपका उल्टा घूमते, पृथ्वी के घूर्णन के उल्टा घूमते हैं। यानी ये कैसा घूमता है, तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट की, अगला है आपका प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है, प्राचीन खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये इन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने। अब बात करते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग आपका कितना, तो 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है ना, पृथ्वी। अगला पॉइंट है आपका परिक्रमण में 4 वर्ष से 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर हो सक जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का वर्ष होता है। इसे अधिवर्ष या जिसे आप लीप वर्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो फरवरी का महीना आप देखते हैं लीप ईयर भी होता, लीप ईयर का होता है ना, देखते हैं आप 28 और 29 का दिन होता है। तो इस महीने में 28 दिन के स्थान पर कितना होता है, 29 दिन का होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि जो परिक्रमण है, परिक्रमण में 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर हो जाता है, ठीक है ना, 4 वर्ष में, जिसे आप लीप ईयर्स कहते हैं। तो आपका जब 24 घंटे हो जाता है 4 वर्ष में, 24 घंटे 1 दिन का अंतर हो जाता है, तो ये 366 दिन का वर्ष हो जाता है। ऐसे नॉर्मल जो ईयर होता है 365 दिन का होता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो वो आपका जो है 366 दिन होता है। और 366 दिन में आपका 28 दिन की जगह आपका 29 दिन हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्र लगाती है। इसमें पृथ्वी का अक्ष सदैव एक और झुका हुआ रहता है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है ये झुका हुआ है 66.5 डिग्री, ठीक है ना। बात करें अगला पॉइंट की, अगला पॉइंट है अतः उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ का दिन जो है, यहाँ दिन बड़े होते हैं तथा रात छोटी होती हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। वहीं इसके विपरीत अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका होता है तो आपका उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन और बात करें दक्षिणी गोलार्ध, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का जब सूर्य के सामने जब दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है तो वो क्या होता है, झुका होता है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने जब झुका होता है तो उसके सभी स्थानों पर दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर जो है दिन नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखेंगे। विषुवत वृत्त जिसे आप इक्वेटर कहते हैं पर दिन और रात का अवधि जो होता है समय बराबर होता है। विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की दिशा में यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। जैसे आप चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल है। ये आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी का आपका झुकाव, ये झुका हुआ है पृथ्वी, और ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है ना। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये पूरा आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा। आप देखेंगे तो ये पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, बराबर भागों में बांट रहा है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। ये देखिए, ये मैंने सीधा ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका बीचों बीच से मैंने इसको डिवाइड कर दिया विषुवत रेखा को।
आप देखेंगे जब बोला है कि 66.5 डिग्री ये झुका हुआ है पृथ्वी से, पृथ्वी जो है आपका, तो ये आपका जब पृथ्वी 66.5 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ पे झुका हुआ नहीं दिखाया गया, ठीक है ना, यहाँ पे झुका हुआ नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए बराबर सीधा दिख रहा है और ये आपको झुका हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो ये विषुवत जो रेखा है ये थोड़ा सा आपका तिरछा दिखाई दे रहा होगा, है ना। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, उत्तर ध्रुव ये है आपका पूरा, ये दक्षिणी जो आपका ये देशांतर रेखा है और ये आपका क्या है, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है और अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो देशांतर रेखा पश्चिम और पूर्व में बांटती है और जो आपका विषुवत रेखा है ये उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं। जब इस विषुवत रेखा से आप उत्तर की ओर जाते हैं या फिर दक्षिण की ओर जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो आपका जो अंतर होता है ना वो ये बढ़ता है आपका, ठीक है ना। इनके जो बीच का जो अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है, दिन और रात का जो अंतर होता है, ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी जो है अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है आपका। अच्छा, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री ऊपर की बात करें तो दक्षिण आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी की बात करें तो आपका मकर रेखा हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है ना। कौन कौन से उसे हम आगे देखेंगे। मकर रेखा आपका ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अफ्रीका से गुजरता है। आपसे एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये आपका हो जाएगा जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, ये आपका उसका लंब है, ठीक है ना। और ये 23.5 डिग्री इसका ये आपका, और ये आपका आ जाएगा 66.5 डिग्री झुका हुआ, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे ऋतु चक्र, या आप जिसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं या संक्रांति कहते हैं। ये क्या होता है इसे हम जानेंगे। ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन या मकर संक्रांति। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, ठीक है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो एक साल होता है, ठीक है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं आपके। तो इन 12 महीनों को आप देखेंगे तो गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, एक साल में ही आपके सर्दी, गर्मी, और ये बरसात वगैरह सब आ जाता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है, जब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी जब घूमती है तो इसका जो परिवर्तन होता है ना, स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण ही ये ऋतु चक्र होता है या फिर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। जो 21 जून है ना, 21 जून को उत्तरी जो गोलार्ध है ये सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके बाद जो है परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो कर्क रेखा पर जब 21 जून को सीधी जो रेखा, जो प्रकाश है, सूर्य की किरण है, पहुंचती है तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि 21 जून को जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये होता है आपका। ध्रुवों के पास अगर बात करें, पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पहुँचती हैं, ठीक है ना, ध्रुवों पर। इसलिए आप देखते हैं ठंड ज़्यादा होती है और बर्फ़ वगैरह होती है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव सूर्य को और जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग है
भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में आपका, ठीक है ना, जब आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, जब आपका उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका गर्मी होती है तो यहाँ पे आपका सर्दी होती है, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। ये आप ध्यान में रखेंगे। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। अच्छा, ये हमने देख लिया। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये भी देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 21 जून को विषुवत जो व्रत है, विषुवतीय व्रत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये आपका 21 जून को होता है, ठीक है ना। तो जो उत्तरी भाग है विषुवतीय रेखा का, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सबसे लंबा दिन होता है और रात छोटी होती है। और दक्षिणी की बात करें तो रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब आपको बात करते हैं पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलेस्टिक भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इस ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं दक्षिणी अयनांत या शीत क्रांति, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे 21 जून और 22 दिसंबर वाला। देखिए 21 जून को आपका क्या होता है, अब देखते हैं आप अगर इंडिया में है, ठीक है ना, तो इंडिया में 21 जून को आपको गर्मी मिलेगी, ठीक है ना। 21 जून को बहुत गर्मी मिलती है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे जो दक्षिणी जो देश हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पे आपको ठंड मिलेगा ना। अगर हमारे यहाँ इस समय गर्मी हो रही है अगर, ठीक है ना, अभी धूप निकल रही है, तो उधर क्या होगा, उधर ठंड का मौसम आ रहा होगा, ठीक है ना। और 21 जून को जो है हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी और वहाँ पे ठंड पड़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक दिन बढ़ा दिया जाए, अगर 22 दिसंबर, एक डेट और बढ़ा दी जाए, 21 से 22 कर दी जाए और 22 दिसंबर, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ 22 जो है आपका, अगर डेट छोड़ दिया जाए, दिसंबर देखा जाए, तो दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर 21 जून है तो आपके यहाँ गर्मी पड़ती है और दिसंबर है तो आपके यहाँ ठंडी पड़ती है। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे समझेंगे क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के जो ध्रुव है, ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो 22 दिसंबर को क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, वो 22 जून को सूर्य की ओर झुका होता है। उसकी वजह से जो मकर रेखा है ना, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत जो है पड़ती हैं 22 दिसंबर को, जिसकी वजह से अब वहाँ पे गर्मी पड़ेगी और हमारे यहाँ 22 जो है आपका दिसंबर में ठंडी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही बात आपको समझाना चाहती थी। इससे दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है, फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात होती है। अब हमारे यहाँ लंबी रात और छोटे दिन हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अब हमारे यहाँ दिसंबर में आपका ठंड पड़ रहा है, तो रात लंबी होती है और दिन आपका छोटा हो जाता है। देखते हैं ना, जल्दी शाम ढल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की इस अवस्था को आप दक्षिण अयनांत कहते हैं। जब दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी सूर्य की किरण पड़ती है तो आपका दक्षिण अयनांत हो जाएगा। लेकिन वही आपका हो जाता है अगर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, अगर किरण पड़ती है सूर्य की और वहाँ पे गर्मी होती है, तो आपका उत्तरी अयनांत हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अगले जो है पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका इस जो है शीत क्रांति, इसे या विंटर्स जो है आपका सोलेस्टिक भी कहा जाता है। तो शीत क्रांति भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ देखते हैं आप दिसंबर में मनाया जाता है ना क्रिसमस डे, लेकिन जब हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड होती है तो उनके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी, है ना।
22 दिसंबर को आप जानते हैं मकर रेखा पर सीधी रेखा पड़ती किरण पड़ती है सूर्य की, तो वहाँ पे तो गर्मी होगी, तो वहाँ पे आपका गर्मी में क्रिसमस डे होता है, ठीक है ना। डेट तो वही रहेंगी ना, सेम रहेंगी ना क्रिसमस डे की। तो हमारे यहाँ ठंड होती है, उनके यहाँ गर्म होती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। और चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले क्लास की मिलती रहे, ठीक है ना। विषुवत रेखा की बात करें अगर, तो विषुवत रेखा मैंने बताया आपसे, ये क्या है आपका, ये गोलार्ध है, और ये बीचों बीच से आपका विषुवत रेखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझेंगे 21 मार्च और 21 जून जो है 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर का जो डेट है आपके ध्यान में रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है ना। विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। तो इस टाइम पे जो ध्रुव है सूर्य की ओर नहीं झुके होते हैं, बल्कि ये बराबर होते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर का जो डेट होता है, इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं ये लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि कब रात और दिन बराबर होता है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधाई रेखा में पड़ती हैं, ठीक है ना, तब दिन और रात बराबर होता है। अब से डेट भी बोल देता है अगर, तो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसे आप विश्व कहा जाता है, इसे आप क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं, ठीक है ना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को आप जानते हैं अक्टूबर सितंबर है ना, नवंबर दिसंबर, ये सारे के सारे जो हैं आपके मंथ ये ठंड के होते हैं। तो सितंबर, ठीक है ना, अक्टूबर और आपका दिसंबर हो गया, ये ठंड में आता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है बसंत ऋतु होता है, ठीक है ना, 23 सितंबर को, ठीक है ना। मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ इंडिया में अगर ठंड पड़ रही है सितंबर से लेके आपका जनवरी तक, तो आपका अगर मान के चलें इधर अगर ठंड पड़ रही है तो आपका ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी, तो बसंत ऋतु हो जाएगा ना, स्पायरिंग सीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। 21 बसंत ऋतु पड़ता है, 21 मार्च को इसकी विपरीत स्थिति होती है। तो 21 मार्च को अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तो सितंबर आप देखेंगे तो ये तो ठंड का महीना था, और मार्च आपका गर्मी का महीना आ जाता है, ठीक है ना। तो 21 मार्च को क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। अतः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, अगला जो है आपका जो है टॉपिक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना, ये देखेंगे। तो पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घ वृत्तीय होने के कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वर्ष भर एक समान नहीं रहती है, अलग अलग रहती है। तो कुछ प्रमुख स्थितियां हैं जो निम्न हैं। उपसौर और अपसौर, ये आपने अगर पढ़ा है तो आपने सुना होगा ये, ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप जान जाएंगे, ठीक है ना। तो उपसौर और अपसौर क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो उपसौर क्या होता है आपका, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 14.73 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, इस स्थिति को आप उपसौर कहते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होता है तभी आपका उपसौर होता है। लेकिन जब आपका पृथ्वी, ठीक है ना, जब आपका पृथ्वी सूर्य के दूर होता है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है क्या, अपसौर हो जाता है। तो अपसौर में आपका देख सकते हैं ये कितना होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है। और 4 जुलाई को सूर्य और जो है पृथ्वी से दूर होता है,
ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इसे ध्यान में कैसे रखेंगे ये अब मैं बता दूं। अगर तो आप देखेंगे 3 जनवरी सूर्य अगर पास में है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है उपसौर, ठीक है ना, उपसौर हो जाता है। तो जनवरी आपका पास में आता है। देखिए जनवरी से ही स्टार्टिंग होती है महीनों की, तो मैं इसे इस तरह ध्यान में रखते हूँ कि ये पास है, ठीक है ना, ये हमारा पास में है, ठीक है ना, स्टार्टिंग होती है तो ये पास में है। और जुलाई आपका दूर है, ठीक है ना, जुलाई आपका दूर है, तो इसे हम दूर के हिसाब से रखती हूँ, इसे रख लीजिए जैसे आपका मर्जी, आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 3 जनवरी को आपका जो सूर्य है पृथ्वी के सर्वाधिक पास होता है, और 4 जुलाई को, जुलाई मेरे लिए पास दूर है भाई, तो 4 जुलाई को सूर्य जो है पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, और इसे ही आप अपसौर कहते हैं। और इसकी जो दूरी है ये जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, ठीक है ना। अब आता है ग्रहण। ग्रहण क्या होता है इसे देखेंगे। ग्रहण क्या है? ग्रहण या ग्रहण का जो अर्थ है ना, ग्रहण का अर्थ किसी खगोलीय पिंड के अंधकारमय हो जाने से होता है। तो कोई भी खगोलीय पिंड है उसका जो है उस पर अंधेरा आ जाना, अंधकारमय हो जाना, उस पर छाया आ जाना, ये क्या कहलाता है? आपका ग्रहण कहलाता है, जो कि किसी अन्य खगोलीय पिंड के उस खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं जिनका विवरण निम्न है। तो अब आप सही से समझ जाएंगे जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है ये देखेंगे। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है ना, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे आप चंद्र ग्रहण या ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। यह आंशिक या पूर्ण हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। पूर्ण ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा एक ही भाग ढकता है पृथ्वी की छाया से, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना, पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 40 मिनट की होती है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है और तीनों एक ही रेखा में होते हैं। इस स्थिति को युति ब्यूति सिजगी कहते हैं। युति ब्यूति भी लिख के आ सकता है और सिजगी भी लिख के आ सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। पूरा का पूरा जितना हम कल से पढ़ रहे हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान में आप रखेंगे। तो इसे आप सिजगी कहते हैं, ठीक है ना, चंद्र ग्रहण को आप सिजगी कहते हैं। जब ये एक ही सिधाई में तीनों जो आपके रहते हैं ग्रहण, आपके तीनों जो सिधाई में रहते हैं, आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तो इसे आप सिजगी कहते हैं या फिर युति ब्यूति कहते हैं। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वहाँ स्थिति को प्रच्छाया कहा जाता है, अम्ब्रा कहते हैं, ठीक है ना। जब पूरी स्थिति उसकी जो चंदा है, जो चंद्र ग्रहण है पूरा जब जो है जब ढक जाता है पृथ्वी से तो वो आपका प्रच्छाया कहलाता है। और जिन क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार यानी आधा ढकता है तो उन्हें उपछाया कहते हैं। तो प्रच्छाया और उपछाया ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका पूछ सकता है कि प्रच्छाया क्या है या फिर उपछाया क्या है। तो प्रच्छाया आपका पूरा चंद्र ग्रहण और उपछाया आपका अर्ध चंद्र ग्रहण होता है। अब हम इसे समझेंगे कैसे। ये आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति है, ठीक है ना, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है और ये आपका क्या है? सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य है और ये आपका यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है ना, चंद्रमा है। और ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया है? पृथ्वी आ गया है, ठीक है ना, पृथ्वी आ गया है। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। और ये देख सकते हैं आप चंद्रमा को पूरी की पूरी तरीके से इसने ढक लिया है ना, पूरा ढका हुआ है चंद्रमा। तो ये क्या है आपका? ये क्या है? ये आपका हो जाएगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो ये आपका प्रच्छाया हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं आपका अगर बात करें तो यहीं आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे आता है तो ये आपका आ जाएगा क्या? 1 मिनट फिर से बता दूँ मैं। देखिए यहाँ से लेके आपका जब ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना, जब ये पूरा का पूरा चंद्रमा को ढक लेता है तो ये आपका आ जाता है क्या? प्रच्छाया, ठीक है ना। लेकिन जब आपका चंद्रमा से लेके पृथ्वी तक ये ढकता है यानी आधा जब ढकता है तो ये उपछाया हो जाता है।
ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई है। आप सूर्य ग्रहण देखेंगे और सूर्य ग्रहण देखने के बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कल अक्षांश और ग्लोब के यानी ग्लोब के बारे में, अक्षांश और दशांतर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 क्लास में हम इस जो है चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पहला आपका चैप्टर हो चुका है, पहला आपका टॉपिक हो चुका है, जो पहला क्लास था वो मैंने करवा दिया। अब आपका सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, वहाँ पे क्या था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रहा था तो चंद्र ग्रहण हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक दोनों हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कोरोना कहा जाता है, ठीक है ना, भाग दिखाई देता है। तो आप जानते हैं जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो किनारे किनारे आप देखेंगे वाइट सा सफ़ेद रंग का ये छल्ला दिखाया जाता है। इसे ही आप क्या कहते हैं, सूर्य का कोरोना कहते हैं, ठीक है ना, सूर्य का कोरोना कहते हैं। इसमें चंद्रमा पश्चिम दिशा से सूर्य को ढकना आरंभ करता है और आकाश में नीला या काला दिखाई देता है। वर्ष में न्यूनतम या 2 तथा अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो कम से कम 2 सूर्य ग्रहण होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार में काल अवधि अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड का होता है और चंद्रमा कितना था, वो 1 घंटा 40 मिनट का था और ये 7 मिनट 40 सेकंड का होता है, ठीक है। सामान्यतः इसकी औसत अवधि 2.5 मिनट की होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका डायमंड रिंग किसे कहते हैं। डायमंड रिंग तो जो मैंने आपको कोरोना बताया ना, उसे ही डायमंड रिंग कहते हैं। तो जो सूर्य की घटना है ना, डायमंड रिंग की जो घटना है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी किरणें इससे प्रसारित होती हैं, है ना। तो इस समय कोरोना का विकिरण यानी जो पराबैंगनी की किरणें हैं, किरणें से आँखें खराब होने का खतरा होता है, ठीक है। इसलिए सूर्य को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता है। अब आप यहाँ पे समझेंगे सूर्य ग्रहण का, ठीक है। ये आपका सूर्य है और ये आपका बीच में देखेंगे तो चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है ना। जब आपका चंद्रमा ये यहाँ पे है और आप देखेंगे तो पूर्ण ग्रहण कैसे होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये आपका यहाँ से आप दूरी पे जब जाता है सूर्य की किरणें, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन आप देखेंगे जब दूरी से लेके आपका ये चंद्रमा तक आपका यहाँ पे आता है जो रोशनी है, तो ये आपका अर्धचंद्र का आपका अर्ध सूर्य ग्रहण होता है। तो बाह्य भाग आंतरिक भाग, ये क्या है, इसका बाह्य भाग है और ये क्या है, इसका आंतरिक भाग है। अब कैसे खिंचपिच हो गया ना, तो ये आपका पृथ्वी का बाह्य भाग है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक है ना। तो ये आंतरिक भाग से बाह्य भाग की तरफ जा रहा है और ये बाह्य भाग से आंतरिक तरफ के पास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सूर्य की ग्रहण की स्थिति ये है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई कमी रह गई है तो आप ज़रूर बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट कर रही हैं या फिर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए स्पेशली, तो आप टॉपिक कमेंट कर देंगे, वीडियो आपकी आ जाएगी, क्लास आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इस जो है क्लास की जो PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। और इसके अलावा करंट अफेयर और साथ में GS की जो क्लास है डेली आपका 8 PM पे चलता है। और NCERT की ये जो क्लास है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बार बार मैं बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ कि NCERT का पूरा सार है 6 से लेके 12 तक का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे कोई भी लेवल का आप तैयारी कर रहे हो। तो इन सब की जो प्लेलिस्ट है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप PDF को ले लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।